नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन थर्ड का मेंस का एग्जाम होना है 23 फरवरी 2026। एग्जाम पहले से अनाउंस्ड है। एडमिट कार्ड वगैरह कब आएंगे इस पर शायद चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल ही जाएंगे। बड़े दो सवाल है कि अभी तक ऑफिशियल नेगेटिव मार्किंग पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कितनी होगी। तो एक तो हम आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम एग्जाम में उस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं, या जितना हो कि भई हमारे नंबर कटे नहीं, कम से कम जो आ रहे हैं वो तो नंबर सेफ रहें। सेकंड इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे कि किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब समय आपके पास कम बचा है। रणनीति समय के अनुसार थोड़ी बदलनी पड़ती है, यानी प्लान ए आपका इतने दिन काम कर रहा था, मुझे लगता है अब प्लान बी की तरफ आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई गलतियाँ या कमियाँ अभी भी है। फॉर्म का ये नहीं है, ये डेट गलत है, ये आधार कार्ड सही नहीं है, इन टॉपिक्स पर बात होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे इनोसेंट अभी भी ऐसे हैं जिनके सवाल है कि मेंस के लिए दोबारा फॉर्म कब भरे जाएंगे। भाई एग्जाम डेट नजदीक आ रही है, सर पर आती जा रही है और फॉर्म अभी तक भरवाए नहीं है। ऐसी कॉल्स हर दिन आती है भाई। ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है यार। रोज रोज मत परेशान किया करो, या इतने मतलब भोले नहीं हो सकते आपकी आपको इन चीजों का भी नहीं पता। पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए माय डियर, एक-एक करके सारे सवालों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट और फैक्ट जो है वो ये है कि फॉर्म फिर से भरना होगा क्या? भाई कितनी बार बोल चुके हैं और न जाने कैसे। और ये सवाल खास तौर से वही बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने पिछली भर्ती में एग्ज़ाम हो सकता है नहीं दिया या बिल्कुल नए हैं। जो मैच्योर्ड है बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एग्ज़ाम देना ही हो, एक मैच्योरिटी भी होती है कोई चीज़ की, एक प्रोसेस भी हमें थ्रू आउट होते हैं हम, जिसके थ्रू हमें पता रहता है कि क्या होना है और कैसे होना है। भाई कोई फॉर्म कुछ नहीं भरना है आपको दोबारा, ठीक है ना? मेंस के एडमिट कार्ड आएँगे, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ये सब लिखा हुआ होगा, प्रॉपर तरीके से देख लेना, आपका टाइम, एग्ज़ाम सेंटर और सब चीज़ें लिखी हुई होगी। फॉर्म-वॉर्म भरने की टेंशन छोड़ दो, बार-बार फॉर्म भरते रहेंगे। और ऐसे सवाल पूछ-पूछ कर कि क्यों निगम के दिमाग में ला रहे हो, कहीं उन्होंने भरना शुरू कर दिया और दोबारा फीस माँग ली तो? तो नहीं करना है ऐसा कुछ भी। फॉर्म दोबारा नहीं भरे जाएँगे, कोई टेंशन नहीं रखनी है। पॉइंट नंबर 2, गलतियाँ बहुत है जी, कोई बात नहीं। अभी हमारा काम, देखो गलतियाँ हैं, उन पर क्या एक्शन लेना है, ये बोर्ड का काम है, निगम का काम है, जो नोडल एजेंसी है भर्ती के लिए, उनका काम है। हमारा काम क्या है? आपका मेंस क्वालीफाई हो गया, प्री क्वालीफाई हो गया मेंस के लिए, आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आपके पास इन्विटेशन आ चुका है, आपका अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका टारगेट इतना सा है कि एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पर उनको स्पष्ट निर्देश होते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्री एग्ज़ाम में एक इंसिडेंस हुआ था और ये पहली बार ही हुआ है। वैसे तो जहाँ तक वो बताया जाता है कि सिग्नेचर कैपिटल में मत किया करो, हर जगह बताया जाता है। लोग तो कहते हैं, ये चीज़ें खैर हमें बाद में समझ में आती है। लोग कहते हैं कि साइन हमेशा हिंदी में होने चाहिए। लेकिन हम वो थोड़ा शुरू में 10th क्लास करते हैं, 8th करते हैं, उस समय साइन करना शुरू कर देते हैं, फिर वही लगभग चलते हुए आते हैं। तो प्री एग्ज़ाम में जिनके कैपिटल सिग्नेचर थे ना, उनको किसी को भी अलाउड नहीं किया। अब आप भले ही कुछ भी ले जाओ, लोगों ने पहली पारी में पता लग गया 24 तारीख में तो एफ़िडेविट तक लिखवा कर लेके गए थे, लेकिन नहीं माने। तो यहाँ भी यही चीज़ें होगी, क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर वाले हैं, उनके पास ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब की बार भर्ती मुझे लगता है बहुत फ़ेयर तरीके से हो रही है भाई। इन सिग्नेचर वालों को अलाउ नहीं किया। आपने देखा एग्ज़ाम हॉल में जो एक-दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, उनकी वीडियोग्राफ़ी चेक हुई है, डिटेक्ट किया गया, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया। शो ही नहीं किए उनके स्कोर वगैरह, क्वालीफाई तो दूर की बात थी। तो अब बात ये आती है कि अगर गलतियाँ हैं तो क्या करें? हम एग्ज़ाम सेंटर तक जाएँगे, वहाँ वो जो डिसीजन लेते हैं, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन यही है कि आप डिपार्टमेंट में जो नोडल एजेंसी है, इनसे कुछ बात करें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जयपुर जाना पड़ता है, अब समय नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, कोई कैटेगरी कोई और इस तरह की गलतियां हैं, तो इसके लिए तो दिक्कत देखो आगे होती है, अभी नहीं। क्योंकि कैटेगरी ही पूरी गलत हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग सही नहीं है, ये तो उन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी-मोटी गलतियाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करेक्शन हो जाता है इनमें,
क्योंकि उसका आपके पास वैलिड प्रूफ होता है। 10th की मार्कशीट हमारी सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है डेट ऑफ बर्थ का। कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग वगैरह ये सब चीज़ें बाद में करेक्शन हो जाती है। तो छोटी-मोटी गलतियों के लिए किसी को कोई टेंशन नहीं लेनी। माइंड डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए आपको भैया। ठीक है? फोकस करने से पहले बता दूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। एप्लीकेशन पर फ्री क्विज़ टाइम टू टाइम अपडेट करने लग गए हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस फ्री क्विज़ वाले से आप अपनी प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर बेहतर प्रैक्टिस और ज़्यादा करने की इच्छा है, तो आप ये टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट इसमें शामिल रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी उसी तरह से वो आपका, यानी बी पार्ट तब तक नहीं खुलेगा जब तक ए पार्ट आपका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, भले आप पेपर पहले अटेंड करके बैठ जाओ। नेगेटिव मार्किंग 5 ऑप्शन, 10 टेस्ट इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, 5 और बना रहे हैं, जिनमें पूरा प्रयास किया जा रहा है। 5 ऑप्शन हिंदी में, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ। तो आप इससे प्रैक्टिस ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता हूँ मेन इस चीज़ पर भैया की नेगेटिव मार्किंग। देखो, अभी तक ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं हमारी तरफ से बताऊं, जितना हमारा अनुभव है उस हिसाब से, तो संभावना सबसे ज़्यादा तो है 1/4 की। 1/4 यानी 0.25 की, यही सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है। हालांकि जब 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए। 5 ऑप्शन दे रहे हो तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी 1/5 ही रखो आप, यानी 1/5 बोलें तो 0.20। मतलब 5 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर कटना चाहिए आपका, ऐसा हो, क्योंकि 5 ऑप्शन दे रही है बोर्ड आपको एग्जाम लेने के लिए आपको। देखो, अब की बार मतलब इस भर्ती को इतना वो कर दिया, मतलब है ना, पूरी तरह से बच्चों को ऐसे जूस निकाल करके ले रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा पे स्केल नहीं है। प्री और मेंस दो एग्जाम, 5 ऑप्शंस, नेगेटिव मार्किंग, सेक्शन स्विचिंग नहीं होगा। अब जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा ना, वो सैल्यूट है, टैलेंट में कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे की वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने की संभावना है। अब देखो भाई, करना क्या, हम नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से यही है कि रिस्क ज़्यादा ना लेवें, है ना? मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि रिस्क कम से कम लेवें। अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है, तो उसे मेरे हिसाब से स्किप कर देना या छोड़ देना ही सही रहता है। हालाँकि जब आप बाहर आ जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अरे इसका आंसर ये है, यही मैं करने वाला था। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 एनालिसिस होते हैं। एक होता है प्रीव्यू या प्री एनालिसिस, और एक होता है पोस्ट एनालिसिस। किसी भी चीज़ का पोस्ट एनालिसिस बहुत ईज़ी होता है, और अगर वो आपके अनुसार नहीं होता है तो पछतावा भी होता है। लेकिन अगर हमारे हिसाब से नहीं गया और हम करके आ गए हैं चीज़ें, तो रिस्क कितना बड़ा है ये देखो। आपको एक छोटा-सा इंसिडेंस बताना चाहूँगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा दो तो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में वैकेंसियाँ आती थी, आपको पता है, अब तो नहीं आती, इतिहास ही बनकर रह गया। 2016 में वैकेंसी आई थी। 120 क्वेश्चन आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर, शायद आपको पता हो। 2016 में वैकेंसी आई, एक बच्चे ने 62 क्वेश्चन किए थे। पता है आपको? इसके 4 क्वेश्चन मात्र गलत हुए, तो अ, 4 क्या 3 गलत हुए, तो 3 गलत होने से 1 नंबर कट गया। जिन 4 में इसने वो लिया था वो एक हिसाब से गया। इस बच्चे के 58 क्वेश्चन सही हुए या 58 नंबर आए थे। एक बच्चा था जिसने 120 में से 89 पता नहीं 88 किए, अटेंड किए थे। ये जिसने 62 अटेंड किए थे ना, पहली लिस्ट में इसका नाम था। दिल्ली मेट्रो उस समय वेटिंग लिस्ट भी निकालता था। हालाँकि ये 89 वाले का बाद में वेटिंग लिस्ट में नंबर तो आ गया था, लेकिन ये पहली लिस्ट में ही सिलेक्ट हो गया था। कहने का मतलब क्या है कि जब हम मेक श्योर कर देते हैं पहले ही कि भई मेरे इतने तो सही है, तो फिर हमें क्यों रिस्क लेना है? हालाँकि इस बार एक चीज़ थोड़ी-सी और हमें भारी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा वो है, मतलब फ्राई करके ले रहे हैं बच्चों को एक तरह से। कैसे गुरुजी? आपका पार्ट ए जो है ना, इसके लिए 40 मिनट लेंगे, है ना? और पार्ट बी जो टेक्निकल वाला है, इसके लिए रहेंगे 80 मिनट। ये बातें बता क्यों रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता, वो पूछते रहते हैं। तो अब समस्या ये है कि मान लीजिए पार्ट ए में किसी बच्चे ने
35 मिनट में हल कर लिया, फिर जितना आ रहा था उतना कर लिया, 5 मिनट बची हुई है इसके पास। अब वो सोच रहा है यहाँ की रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, पता नहीं पार्ट बी कैसा जाएगा। समझ रहे हैं? कि भई यहाँ राजस्थान जीके वाला करूँ कि नहीं करूँ, कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि अभी पार्ट बी आपका खुला नहीं, पता नहीं कि इसके जो 100 क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। इसके 50 क्वेश्चनों का तो पता लग गया। तो यहाँ आपको इसका वेट करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते। क्योंकि इसमें रिस्क ली, यहाँ पेपर अच्छा गया तो यहाँ से इस वजह से वो नंबर यहाँ कट जाएँगे। मार्किंग दोनों की चलेगी, वो तो एक ही बात है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप श्योर नहीं हैं, तो रिस्क ना लें। अब कोई बच्चा कहेगा कि जी अगर 1/4 भी नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर कटेगा और 1 सही होते ही 1 मिल जाएगा। यानी 5 क्वेश्चन में हम रिस्क ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 5 में से 4 गलत, 1 सही हुआ। तो कुछ भी नहीं मिला, ना कटा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ पहले तो ये सोचो। बाय चांस 5 में से 2 गलत हो गए तो लेने के देने पड़ गए ना। जो आ रहा है उसमें से और घट जाएँगे। नेगेटिव मार्किंग है, सबके साथ एक जैसी ही हो रही है। ये तो है नहीं कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अपनी तरफ से बेटर देने की कोशिश करें, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। मेक श्योर करें पहले कि इतने तो मेरे कन्फर्म सही हो चुके हैं इसमें। हालाँकि टाइम कम मिलेगा, है ना? टाइम कम मिलेगा आपको, 48 सेकंड मिलेंगे, 1 क्वेश्चन के लिए। अब इस 48 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, हल भी करना है, तो ये सबके साथ ही होना है, कोई आपके अकेले के लिए तो है नहीं। इसलिए आपको थोड़ा-सा यही ध्यान रखना है कि जितना हो सके, देखो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, शायद आपने प्री एग्ज़ाम में भी हमारी वीडियो देखी होगी। मैंने ये कहा था कि नेगेटिव मार्किंग है तो किसी भी हालत में क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पेपर पूरा अटेंड होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश ना करें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर दो चलो देखी जाएगी, नहीं। मेरा ऐसा मानना होता है कि तुक्के अधिकतर सही नहीं होते, बाकी आपकी किस्मत का आपको पता होगा। खैर, आप ज़रूर बताना आपके तुक्के सही लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर लगते हैं तो भाई फिर आप अपना यहाँ सेल्फ डिसीज़न भी आप ले सकते हो, अपने विवेक से भी काम में लेना, ठीक है? सवाल यही है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है? तो मैं यही कहूँगा रिस्क कम से कम ले, नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो छोड़ने में भलाई है और कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, अगला देखो क्या है पॉइंट अपना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? देखो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक से पहले महत्वपूर्ण बात ये बताता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखने से आपको भाषा समझ में आती है, आपको ये समझ में आता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे कैसे। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है क्वेश्चंस का, तो भाई हमने आपको एक व्यवस्था दे रखी है जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन करना है एक बार, अनलिमिटेड है इसकी वैलिडिटी, और जितने भी अपने एग्जाम्स होते हैं लगभग उन सब की पीडीएफ्स यहाँ है। तो राजस्थान टेक्नीशियन के 2018 वाले 18 सेट इसमें है, 2022 वाले 2 सेट इसमें है। तो कम से कम तो इनको तो पढ़ो पहले, यानी 2000 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत चांसेस रहेंगे कि इनमें से रिपीट हो जाए। इन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके फ़ोन में सेव करके चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा करके ले आना। हालाँकि इतना अब करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवाओगे और ये वो मोबाइल में ही पढ़ सकते हो। और कोशिश करो कि एक दिन में कम से कम 300-400 क्वेश्चन नज़र में से आप निकालो, ताकि 5-6 हज़ार क्वेश्चंस का आपका टारगेट बन सके, जैसे-तैसे भी बने। तो ये कोशिश आपकी रहे। ठीक है, इसमें है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्नीशियन एग्ज़ाम वाले ही पढ़ें, बाकी एग्ज़ाम्स के भी पढ़ लो, उनमें भी बहुत क्वेश्चंस हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है? देखो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ तक मेरा मानना है, हम लोग इसको डीसी थ्योरी या डीसी सर्किट बोल सकते हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। नहीं बनाएँगे तो कहाँ जाएँगे? इसमें से नहीं बनाएँगे तो क्या? इम्पोर्टेंट कौन-सा है? जैसे पीवीआईआर का ये न्यूमेरिकल वाला हो गया जैसे, है ना? जिसको हम ओह्म्स लॉ वगैरह बोल दो या पियर व्हील्स बोल दो, आपका तरीका जो भी है, इस फ़ॉर्मूले वाले में से ज़रूर बनेगा। डीसी का जो हमारा श्रेणी समांतर टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से नहीं अगर आए तो फिर किस में से सवाल आएगा? तो श्रेणी समांतर कोशिश करें इसकी थ्योरी को आधे 1 घंटे में निपटा करके साइड में करो, फिर इसके क्वेश्चन पढ़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको केडब्ल्यूएच की गणना करना, केवीएल, केसीएल, है ना? ये टॉपिक एक बार आप ज़रूर यहाँ से निकालें, नज़र करें, इस टॉपिक पर फोकस करें। उसके बाद में जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब मौलिक विद्युत,
है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, चालक, अचालक, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर तो चलो अलग टॉपिक हो गया। चालक अचालकों वाला थोड़ा-सा टॉपिक बनता है, तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन के तौर पर यहाँ से सवाल आते हैं। आपके फंडामेंटल चेक करने के लिए एग्जामिनर यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देता है। तो ये दोनों टॉपिक आपके, और मेरे हिसाब से इनको अगर आप पढ़ने बैठो तो 1-1 घंटे के टॉपिक है शायद। 2 घंटे में दोनों टॉपिक आपके आराम से निकल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इन पर फोकस आपको करना ही करना। उसके बाद में सेल और मैग्नेट वाला टॉपिक है। नो डाउट आपने प्री एग्ज़ाम में भी देखा होगा, हर शिफ्ट में सेल से जुड़ा हुआ सवाल था। मैग्नेट वाले टॉपिक में से क्वेश्चन की पूरी चांसेज़ रहते हैं। तो ये 4 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट में ये हो गए। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, आरएलसी और एसी थ्योरी, जिसमें वो आरएमएस मान, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर आया समझ में? पावर फैक्टर भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, इम्पीडेंस वगैरह और वो चांसेज़ है भाई पूरा। इस वाले टॉपिक को, तो मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक अलग से अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5-2 घंटे का टॉपिक ये भी है। पढ़ने के लिए या वीडियो देखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है मोटा-मोटी आप इसको कवर कर जाओगे। इन पर फोकस करना तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में पॉलीफ़ेज़ में आता है अपना स्टार और डेल्टा नाम का टॉपिक। ये क्यों ज़रूरी है देखो, मोटर स्टार डेल्टा में चलती है, ट्रांसफ़ार्मर के स्टार डेल्टा में कनेक्शंस होते हैं। जब आप वितरण में लग जाओगे, तो वहाँ तो है ही ट्रांसफ़ार्मर के काम, उत्पादन में किसी का इलेक्ट्रिकल में ड्यूटी लगेगी तो सारा दिन मोटरें चेक करनी है, स्टार डेल्टा ये वो, तो ज़रूरी बनता है टॉपिक। उसके बाद में प्रोटेक्शन ज़रूरी हो जाता है। प्रोटेक्शन में जैसे सर्किट ब्रेकर के क्वेश्चन्स आएँगे, पूरे चांसेज़ है ना? लाइटनिंग अरेस्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेज़ रहेंगे। सर्किट ब्रेकर थोड़ा टफ टॉपिक है, क्योंकि इसमें वो आर्किंग वायर, रीस्ट्रेकिंग वोल्टेज और वो टॉपिक बनता है एक थोड़ा-सा मेरे हिसाब से, इस पर थोड़ा आप ध्यान देना। तो ये ऐसे इस करके टॉपिक पढ़ना है, और पावर ट्रांसमिशन और वो भी आपको पढ़ना ही है, और ट्रांसफ़ार्मर तो देखो है ही। ठीक है? इन सबको ध्यान में रखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये 6-7 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको आपको बढ़िया तरीके से लेकर चलना ही है, बाकी छोड़ना कुछ भी नहीं है ना? मोटरें तो ज़रूरी है ही, देखो सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मोटर के एमसीक्यूज़ पढ़ लो, इनकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो एक बार अगर थ्योरी भी फटाफट से निकालो तो घंटे 2 घंटे में निकल जानी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना। और इनके एमसीक्यूज़ से ही काम चल जाएगा। यही है, और एमसीक्यूज़ का श्योर्स अगर नहीं, ठीक है? अब और कोई भी है डाउट और ध्यान रख लेना, और ये टेस्ट सीरीज़ स्पेशल आपके लिए है, तो इस पर ध्यान रख। बाकी आपके क्या विचार है ज़रूर बताइएगा, और एग्ज़ाम से पहले आपको लाइव आकर ज़रूर और इम्पोर्टेंट बातें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।